गवर्नमेंट जॉब करने के बाद आपकी एंट्री हुई रियल एस्टेट में? क्योंकि घर में एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस का तो ऐसी कोई बैकग्राउंड नहीं था। इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, वर्ल्ड का एक अकेला ऐसा सीरीज जिसमें हम 10 कंट्रीज के बिल्डर्स डेवलपर्स को कवर करने वाले हैं इस बार। क्योंकि जस्ट लाइक इंश्योरेंस मतलब बिजनेस, पॉलिसी बेचना है, पैसे कमाना है, प्रॉफिट निकालना है। और एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं प्रॉफिट हो या लॉस, आपकी सोच क्या है? बड़ा रियल एस्टेट एक स्ट्रेस भरा काम है। तो मेरे को बोलते थे यार इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने के बाद कहाँ बिल्डर बनता है। मैं कलीग को एक नौकर समझती हो कि आप उसको कलीग समझते, भाई क्यों पैसे को फॉलो करो यार, एक ही तो जिंदगी मिल रही है। बस मैं एक आदमी को बहुत मानता हूँ, वो है डॉक्टर बाबा साहब। जगह कभी भी महंगी नहीं होती। अगर मैं खुद एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो शायद ये सवाल ही नहीं होता। मैं तो ये बोलूंगा सर कि यू डोंट कॉपी एंड पेस्ट। ये इंडस्ट्री जितनी दिखती अच्छी है उतनी अच्छी नहीं है। और ये जो है ना बॉस, जिसको हम चैनल पार्टनर बोलते हैं, जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है। इसका क्या सीक्रेट है, थोड़ा ये बताइए। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। रियल एस्टेट गेम चेंजर पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, वर्ल्ड का एक अकेला ऐसा सीरीज जिसमें हम 10 कंट्रीज के बिल्डर्स डेवलपर्स को कवर करने वाले हैं इस बार। इससे पहले जब हमने रियल एस्टेट गेम चेंजर 1.0 सीरीज किया था पॉडकास्ट का, तो हमने 500 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक के कई बिल्डर्स के इंटरव्यू कवर किए थे। और इस सीरीज में हम लेकर आ रहे हैं 10 कंट्रीज के बिल्डर्स डेवलपर्स की जर्नी, रॉ अनफिल्टर्ड। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको सिखाएंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स जो आपको मदद करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आज हमारे साथ है पिरामिड ग्रुप के डायरेक्टर संजय गोसावी जी, जो अपनी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे और बहुत सारे इनपुट्स देंगे। सर, स्वागत है आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर पॉडकास्ट में, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया और हमारे जर्नी के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। चलिए पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल, कैसे आप रियल एस्टेट में, मैंने सुना है भाई 20 साल गवर्नमेंट जॉब करने के बाद आपकी एंट्री हुई रियल एस्टेट में और फिर आप इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए डिटेल में हमारी ऑडियंस को, कि कैसे बने संजय गोसावी जी आज डायरेक्टर पिरामिड ग्रुप के। बहुत अच्छा सवाल है। मैं नागपुर से ही बिलोंग करता हूँ। यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं बड़ा। और एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सेक्टर में थे। मैं उनका अकेला एक लड़का था। मेरी 2 सिस्टर थी और मैं अकेला एक लड़का हूँ उनका। तो बस वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनकी भी ऐसी इच्छा थी कि मेरा भी लड़का कुछ पढ़े और गवर्नमेंट का अच्छा जॉब करे। क्योंकि घर में एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस का तो ऐसी कोई बैकग्राउंड नहीं था। और उसी के तहत मैं भी मेरी जर्नी चालू किया। सबसे पहले जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया, तो सबसे पहले उम्र के 20वें साल में सिंडिकेट बैंक में मैं ज्वाइन किया। बीएसआरबी का उनका जो एग्ज़ाम होता है वो पास करके वहाँ मन नहीं लगा, तो फिर और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक घर में अपॉइंटमेंट लेटर आया था, वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ 2-3 साल काम किया। वहाँ मन नहीं लगा तो फिर एज अ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करके नेशनल इंश्योरेंस ज्वाइन किया, जनरल इंश्योरेंस का जो एग्ज़ाम होता है। फिर वहाँ थोड़ा मन नहीं लगा, बात ही नहीं थी। वहाँ फिर सर्विस करते गया तो 15-16 साल सर्विस करने के बाद मन में तो इच्छा थी, क्योंकि वो जो फील्ड था वो इंश्योरेंस फील्ड था। वहाँ कस्टमर को मिलता था, वहाँ बिजनेस ही देखता था। वहाँ सिर्फ बिजनेस की बात होती थी, वहाँ टारगेट होता था। क्योंकि जस्ट लाइक इंश्योरेंस मतलब बिजनेस, पॉलिसी बेचना है, पैसे कमाना है, प्रॉफिट निकालना है। गवर्नमेंट सेक्टर में रहने के बाद भी गवर्नमेंट का भी ये चीज़ था कि भैया जो चीज़ है उसमें से प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये मन में होता था कि जब मेरे में इतना स्किल है, पता चला। क्योंकि वहाँ काम करते करते मेरे काम को इंश्योरेंस कंपनी ने सहारा था। वो हर साल मुझे मेडल देते थे कि यार बेस्ट ऑफिसर, बेस्ट ब्रांच मैनेजर वगैरह करके अवार्ड मिलता था। तो ऐसे लगता था कि यार ये जो चीज़ें मैं गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं खुद के लिए किया। यदि मैं कुछ करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ और इतनी ही मेहनत यदि मैं वहाँ यदि करता हूँ, तो मैं बहुत आगे निकल सकता हूँ। और यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब मैं चंद्रपुर का ब्रांच मैनेजर था, तब मुझे मेरे पार्टनर तातावर साहब मिले, प्रदीप तातावर जी। वो इंश्योरेंस सर्वेयर थे।
उसके साथ-साथ वो वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थे मैकेनिकल के। उनकी भी सोच मेरे सोच के समान ही थी। जब वो ऑफ़िस में आते थे तो चर्चा करते थे, हम चर्चा करते थे यार कुछ तो भी करना है। और वो जो पीरियड था 2001 से लेके तो 2006 तक का नागपुर का रियल एस्टेट का बहुत बड़ा डिस्कशन का या बोलो या बूमिंग पीरियड था। क्योंकि वो टाइम में नागपुर में मिहान आ रहा, मिहान आ रहा, मिहान आ रहा, सभी लोग बोलते थे। बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स वहाँ आ रहे थे, लैंड डेवलपर्स वहाँ आ रहे थे। हम सोचते थे यार जब वो लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? राइट। तो वहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और हम ये फील्ड में आ गए। वेरी नाइस। तो एक बहुत अच्छे पार्टनर मिले, एक सोच वाले मिले और फिर ये जर्नी शुरू हुई। अब मेरा उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जब कदम रखा, आपको एक अच्छे पार्टनर मिले, आपने अपनी जर्नी शुरू की, तो कोई आपके लिए रोल मॉडल थे, इंस्पिरेशन थे, किसी से आपने सीखा या अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी के एक्सपीरियंस से ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ते गए? वो टाइम तो जो रोल मॉडल हम बोलते हैं तो वो तो आर्टिफिशियल रोल मॉडल तो बहुत थे जो दिखावे थे, जो राइट। हम हमारा हीरो समझते थे। बड़े-बड़े लेआउट वाले काम कर रहे थे। अब मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, पर वो ज़माने में आप सभी को मालूम है कि कितने बड़े-बड़े ग्रुप काम कर रहे थे जिनका कि आज कोई नाम ही नहीं है। राइट। उनको हम रोल मॉडल समझते थे, पर हमारे पास तो ना कैपिटल था, ना ज़मीन थी, ना कुछ था। तो हमने कैसी तो भी करके कैपिटल जमा करके कुछ लेके और वो रोल मॉडल के हिसाब से काम करने की कोशिश किए पर हुआ नहीं। तो फिर हमें ही मेहनत करनी पड़ी। हम खुद ही लैंड लैंड परचेस हम ही करते थे। लैंड को डेवलप करने वाली भी हम थे। हमारे पास कोई सेलर नहीं था, हमारे पास कोई रियल एस्टेट ब्रोकर काम करने को तैयार नहीं था। क्योंकि वहाँ वो ज़माने में बड़े-बड़े लोगों के पास ही सब लोग काम करते थे। कोई ड्राइवर काम करने को तैयार नहीं था, कुछ नहीं था क्योंकि उनके पास तो हम सभी चीज़ें हम ही करते थे। ओके। हम ही खुद ड्राइवर बनते थे, हम ही कुछ लोगों को क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ना साइट विजिट करवाते थे, हम ही उसका ओपनिंग करवाते थे, हम ही उसका क्लोजिंग करवाते थे। तो इतने यानी क्या बोलते हैं बेसिक से हमने हर चीज़ स्टार्ट की। यानी वो मेरे पार्टनर एसोसिएट प्रोफेसर रहने के बाद भी या तो मैं ऑफिसर रहने के बाद भी हमें हमारे मन में एक ही इच्छा थी कि हमें आगे कुछ करना है। तो हम ही करते थे, कस्टमर का कॉल करते थे, हम ही अटेंड करते थे। वो बोलते थे सर वहाँ चलना है, हम ही खुद जाते थे। टू व्हीलर पे जाते थे, फोर व्हीलर पे जाते थे, सभी करते थे। हमने हर चीज़ की। वेरी नाइस। मतलब हर वो चीज जो आगे जाकर आपको संभालनी थी वो पहले आपने की। अब उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आज पिरामिड ग्रुप लोगों के नजरों में क्या है? क्या आप शुरुआत से बिल्डर थे या लैंड डेवलपमेंट से शुरू किया? ये जर्नी थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए कि पिरामिड ग्रुप आज क्या है, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और कितने सेटिस्फाइड कस्टमर आज आपके हैं, वो सब बताइए। सर बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारी जो जर्नी है ना? मैं सर्विस करता था, तो एकदम से घर के लोग बोलते थे कि यार बिल्डर, तू बिल्डर बनने जा रहा है। बिल्डर का नाम ही वैसे भी खराब था, खराब आज भी है। बरोबर है, वो बोलते थे यार इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने के बाद कहाँ बिल्डर बन रहा है तू? राइट। उनको नहीं बताते हुए फिर मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, ये भी काम चालू था और फिर रिज़ाइन करने के बाद फिर फुल फ्लेज में काम चालू कर दिया। काम चालू करते समय सबसे पहले हम लेआउट में आए। 2006 से लेके तो 2009-10 तक हमने कम से कम इतने कम पीरियड में 350 एकड़ में लेआउट बना के बेचे। 4 साल में 350 350 एकड़। एकड़ में, वो ओके। टाइम में। फिर जब पता चला कि लेआउट का बिज़नेस करने के बाद जब पता चला तो फिर हम 2010 में हम फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में आए। ओके। कंस्ट्रक्शन लाइन में आए, वहाँ हमें हमारे कुछ मित्र मिले, सोम कुमार साहब मिले, मिस्टर देवपारे मिले। ये बहुत हमारे क्लोज़ मित्र थे। तो सोम कुमार साहब के पास लैंड थी, तो उनके साथ फिर उनको पार्टनर बना के जॉइंट वेंचर में सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने फिर जरीपटका में किए। अच्छा। सबसे पहला प्रोजेक्ट जरीपटका में किए जिसका नाम है पिरामिड सिटी 1। ओके। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर पिरामिड सिटी 1 वहाँ बनाए, वहाँ लोगों को सैटिस्फैक्टरी उनको उसी के साथ उनको हमने पोजीशन दिए। फिर पिरामिड सिटी 2 वर्धा रोड पे बनाए, फिर पिरामिड सिटी 3, 4, 5, 6 ब्लॉसम, गोल्ड ओके। अनगिनत फिर उसके बाद ये जो सीरीज बढ़ती प्रोजेक्ट रही। सीरीज बढ़ती गई तो अभी पिरामिड का अभी 11वां प्रोजेक्ट चालू ओके। है, 11th प्रोजेक्ट है और ये जो भी प्रोजेक्ट ये है 11th कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन वाला 11th वाला प्रोजेक्ट है। ओके। और और लेआउट 10-15 अलग।
लेआउट का तो खत्म हो गया 2010 के बाद, 10 फिर के बाद हमने फिर आपने लेआउट लेआउट्स का नहीं किया। काम अगर मैं बिल्कुल नहीं। टोटल कहूँ तो 25-30 प्रोजेक्ट हो गए इंक्लूडिंग लेआउट या उससे भी हाँ, ज़्यादा? हाँ, उससे भी ज़्यादा हो उससे भी सकता है, ज़्यादा, यस, यस, ओके। यस, हो सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से हमने वो काम चालू किए, ऐसी बात है। और हमारे जो भी प्रोजेक्ट हमने किए वो हमारी वो स्टैंड अलोन बिल्डिंग नहीं थी। जो भी प्रोजेक्ट हमने किए वो ग्रुप हाउसिंग के, गेटेड कम्युनिटी के प्रोजेक्ट किए, और हमारे सभी प्रोजेक्ट जो एमिनिटीज़, हमने सभी प्रोजेक्ट में हमने एमिनिटीज़ प्रोवाइड की। यानी सभी प्रोजेक्ट एक टाउनशिप वो थी टाउनशिप थे। और पूरी एमिनिटीज के साथ थे। यस, 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 वेरी करेक्ट, नाइस। करेक्ट। सर मेरा नेक्स्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैंने सुना है कि आज पिरामिड ग्रुप के प्रोजेक्ट्स पुणे तक पहुंच गए हैं, तो एक नागपुर जैसी टीयर 2 सिटी से शुरू करके पुणे तक पहुंचने की जर्नी और क्या आरओआई मिला? कोई एक ऐसी स्टोरी जहां आपके क्लाइंट को आपने सबसे पहले लेआउट में बेचा हो 500 रुपए या 1000 रुपए और वो 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, या कोई भी एक ऐसी स्टोरी हमारी ऑडियंस को बताई कि रियल एस्टेट का क्या ऐसा पावर आपने रियलाइज किया कि गवर्नमेंट जॉब से आप इस इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गए? गवर्नमेंट जॉब से शिफ्ट हो गए, वो तो पता है कि कुछ तो भी अलग हटके करना था। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बरोबर है? और कुछ तो भी करके दिखाना था। राइट। इसके वजह से हम रियल एस्टेट में आ गए। जब रियल एस्टेट में आए तो हमारे मन में एक ही इच्छा थी कि हमें कस्टमर को कुछ तो भी अच्छा देना है। रियल एस्टेट ऐसी फील्ड था कि वहाँ लोगों के साथ बोलते हैं कि उनके साथ जो भी कमिटमेंट होता है वो फुलफिल नहीं होता है। यानी जिसको हम बोलते हैं कि ठगी, यानी राइट, जो ये फ्रॉड, बोलते हैं, स्कैम, ठग हाँ, ये सब ये ज़्यादा सब सुनाई चीज़ें देता यहाँ होती है ना? तो वो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखे, क्योंकि हम मिडल क्लास से बिलॉन्ग करते थे, हमें हार्ड अर्न मनी का इम्पोर्टेंस मालूम था कि किस मेहनत से पैसा एक कॉमन आदमी कमाता है, और वो पैसा कमाने के बाद उसका सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि उसका एक अच्छा घर हो, है। राइट, जिसको वो बोलता है कि यार मेरा सपनों का घर है। जब वो वर्ड बोलता है, वो इतने दिल से बोलता है कि यार ये मेरा सपनों का घर होना चाहिए, और मेरा सपनों का घर होना चाहिए, और वो सपने के घर को बनाने के लिए यदि कोई बिल्डर डेवलपर यदि उसके सपने को तोड़ता है, तो वो क्या फीलिंग आती है, वो फीलिंग हमारे मन में थी, हम वो चीज़ को महसूस किए थे। राइट, तो वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि कस्टमर को हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं, वो कमिटमेंट हमें फुलफिल करना है, पर फिर उसमें हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमने एक बार बोल दिए कि हम ये चीज़ देंगे, मतलब देंगे। तो वो जो हमने प्रिंसिपल स्टार्टिंग से रखे, उसको आज तक हम वो निभा रहे हैं। उसी के वजह से पिरामिड के ऊपर कस्टमर ब्लाइंड फेथ करता है। वेरी नाइस। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से आपने अपनी जर्नी शुरू की और आज तक आप उस अप्रोच पे चल रहे हैं। जो कमिटमेंट आपने दे दिया उसे निभाना है, वैसा कंप्लीट करना है, प्रॉफिट हो या लॉस वो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता था कि आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एक बात बताइए कि एक इतना बड़ा जब हम काम कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेबर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे इंस्पायर करते हैं और कैसे उनके साथ रिजल्ट निकालते हैं? ये कला आपके अंदर कहाँ से आई, कैसे आप ये करते हैं, ये बताइए। बस ये जो कला है, इसको कला मैं नहीं बोलूँगा। मैं तो ये बोलूँगा कि ये एक इंडिविजुअल की सोच राइट, इम्पोर्टेंट है। आपकी सोच क्या है? आप एज़ अ पर्सन आप कैसी हो? राइट, आप कितने पॉजिटिव हो? आप अपने कलीग को किस प्रकार से देखते हो? आप अपने कलीग को एक नौकर समझते हो कि आप उसको कलीग समझते हो? राइट, ये जो सोच है, ये सोच होना, ये बेसिक सोच होती है। इसको कोई यानी इसमें ये सोच लाने के लिए किसको पढ़ना नहीं पड़ता है। राइट, आपका सराउंडिंग क्या है? आपके फ्रेंड्स क्या हैं? आप उनके साथ कैसे रहते हो? आप किस प्रकार से बात करते हो? कितना आप मोटिवेट करते हो? कितना आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है? ये सब चीज़ें एक यदि आदमी में है, तो फिर वो प्रोजेक्ट कैसी भी रहे, कितना भी बड़ा रहे, उसको मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। वेरी नाइस, पिरामिड ग्रुप का ये कंसेप्ट है, या हमारा ये ब्रीद वाक्य है कि जो भी कस्टमर आता है, वो कस्टमर को सिर्फ़ सेल्स वाली ही सर्विस नहीं देते हैं। राइट, वो कस्टमर को सिर्फ पिरामिड का डायरेक्टर ही सर्विस नहीं देता है। वो कस्टमर को पिरामिड का एक जो पियून है जो पानी पिलाता है वो भी सर्विस देता है। वेरी नाइस, यदि बुकिंग होती है तो सिर्फ पिरामिड में सिर्फ वो सेल्स वाले की बुकिंग नहीं होती है। जो बुकिंग होती है वो एज़ अ टीम वर्क की बुकिंग होती है, और उसी का श्रेय सभी को दिया जाता है। उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको फाइनेंशियली मोटिवेट किया जाता है, उनका प्रमोशन किया जाता है, और उनको ये बताया जाता है कि यदि ये पिरामिड बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे। आप बढ़ेंगे तो पिरामिड बढ़ेगा, वाइस वर्सा।
ये चीजें हम उनके मन में डालते हैं, उनको ये सब चीजें करते हैं, उसी के वजह से ये प्रॉपर मैनेज होता है और हर चीज मैनेज होती है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट सर। और इतना बड़ा रियल एस्टेट एक स्ट्रेस भरा काम है, टेंशन वाला काम है, कभी सैंक्शनिंग रुक जाती है, कभी कोई कारण से कोई लीगल डिस्प्यूट आ जाता है। ऐसे केसेस में आप अपनी एनर्जी को ऐसे बरकरार कैसे रखते हैं? मतलब अभी भी मुझे लग रहा है कि यंग एनर्जेटिक 30 ईयर का एंटरप्रेन्योर मेरे सामने बैठा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ये एनर्जी के लिए आप ऐसा क्या स्पेशल रिचुअल फॉलो करते हैं कि कोई बिल्डर डेवलपर अगर देख रहा हो तो कैसे आप अपने आप को इतना फ्रेश रख सकते हैं, इतना एनर्जेटिक रख सकते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को सुबह से लेकर रात तक ऐसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? इसका क्या सीक्रेट है, थोड़ा ये बताइए। इसका सीक्रेट एक ही है बॉस, कि आपका डिसिप्लिन लाइफ, ओके। उसका कोई सीक्रेट नहीं है। आप कितने डिसिप्लिन हो? क्या आप चौबीसों घंटे सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचते हो? क्या आप चौबीसों घंटे सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो? क्या चौबीसों घंटे आप बस खुद के बारे में आप बात करते हो? वैसे नहीं है। हर चीज को अपना एक समय डिवाइड करना पड़ता है। राइट। आप किस प्रकार से अपना समय मैनेज करते हो, किस प्रकार से रहते हो, आपकी हैबिट्स क्या है, आपकी सोशल लाइफ क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, ये सब चीजों के ऊपर आपका ग्रोथ डिपेंड होता एकदम सही कहा है आपने। ना? तो कोई ऐसी स्पेशल हैबिट या मॉर्निंग रिचुअल जो आप हाँ, फॉलो करते ही है कई साल से? कई मैंने बिल्डर्स हाँ, को देखा है, कोई वॉक करना पसंद करता है, हम्म, कोई मेडिटेशन, कोई बुक हम्म। पढ़ना। आपका स्पेशल मॉर्निंग रिचुअल क्या है? मैं क्या है, मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ मेरे हेल्थ को, ओके। बरोबर है। और मैंने एक चीज देखा है, डॉक्टर बोलते हैं कि आप हेल्थ का, यानी खुद के शरीर का जितना ज्यादा लाड़ करोगे, लाड़ मतलब आप हाँ, समझते हो जितना ना मैं यू क्या। लव योरसेल्फ। हाँ, लव, राइट। जितना लाड़ लाड़ लाड़, लव लव इज डिफरेंट, लाड़ राइट। इज डिफरेंट, हाँ, बरोबर केयर, है ना। पैम्परिंग। हाँ, राइट। बरोबर है। यानी एक आधे बच्चे को उसने एक आधी चीज मांगा, मैंने तुरंत दे दिया, राइट। तो उसका वो लाड़ हो गया, राइट। उसमें वो बिगड़ भी जाता है, राइट। बरोबर है। यानी वो सेंस में मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल। मैं मेरे शरीर का जितना लाड़ करूंगा, यानी कैसी सपोज, उदाहरण के तौर पर मैं बोलना चाहूंगा कि यदि घर में यदि करेले की सब्जी बनाए, राइट। अरे करेले की सब्जी तो कड़वी होती है, मैं नहीं खाऊंगा। राइट। मीठा बनाए तो मैं खाऊंगा। ये क्या हो गया, शरीर का लाड़, यानी राइट। जीभ के जो चोंचले हम्म। बोलते हैं ना, मराठी राइट। में एक राइट। वर्ड है वो मेरे में नहीं है। ओके। वो मेरे में नहीं है, मैं शरीर का लाड़ नहीं करता हूँ। ओके। यानी सपोज यदि मैं सवेरे उठता हूँ तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो एक्सरसाइज करने के बाद यदि कोई चीज हाथ थोड़ा सा दुख गया, अरे नहीं यार आज तो हाथ दुख गया, मैं कल नहीं करूंगा, नहीं। यानी डिसिप्लिन। जो है, जो रूटीन है मेरा, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे डेली मेडिटेशन करना है, मुझे क्लासिकल का शौक है, मुझे क्लासिकल सिंगिंग सुनना अच्छा लगता है, राइट। उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा रियाज करता हूँ। तो ये जो चीजें हैं, और उसके लिए मैं समय निकालता हूँ। राइट। मेरे शरीर के लिए मैं सवेरे उठता हूँ, है ना। जो जो चीजें डॉक्टर अच्छी चीजें बताता है तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। वो बोलते हैं कि ऊपर से नमक नहीं खाना, तो मैं नमक नहीं लेता हूँ। वेरी भला नाइस। ही घर में एक आध बार यदि कोई सब्जी में नमक नहीं गिरा, तो भी मैं उसको वही खा लेता हूँ। वो बोलते हैं कि ऊपर से शक्कर नहीं खाना, तो मैं नहीं खाता हूँ। वो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना, तो मैं करता हूँ। बरोबर है। घर ऑफिस में जाना है तो मैं ऑफिस में जाता हूँ टाइम पे, है ना। अभी रही सैंक्शनिंग की बात, तो हम मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं नागपुर में रहता हूँ, मुझे मालूम है सैंक्शनिंग को टाइम लगता है, गवर्नमेंट के प्रोसीजर को टाइम लगता है, वहाँ के उनके खुद डिफिकल्टीज होती है, वहाँ समय लगता है। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता। वेरी मुझे नाइस। मालूम है कि एक सैंक्शनिंग को, यदि एक प्रोजेक्ट को 1 साल लग रहा है राइट। नॉर्मल वे में, तो मुझे मालूम है 1 साल यार 1.5 साल लग जाएगा। राइट। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा सोच के अपने आप को खराब क्यों करूं। वेरी नाइस। सो यू आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम यस, इनसाइड। यस, आप यस। स्ट्रेस नहीं नहीं लेते हैं लेते। कि भाई ठीक है, 1 साल की चीज 1.5 साल में होगी, पर होगी जरूर। स्ट्रेस नहीं लेते, ये नहीं, स्ट्रेस सभी चीज, सभी आदमी स्ट्रेस लेता है। राइट। पर स्ट्रेस आप कितना लेते हो और स्ट्रेस को कितने जल्दी आप गायब करते हो, वो कला वेरी गुड। आपको आना चाहिए। वेरी नाइस। वो कला तभी आएंगी जब आप मेंटली प्लस फिजिकली फिट रहोगे। वेरी नाइस। मैं आज 60+ हूँ। आप 60 प्लस हैं? यस, बरोबर ओके। है। फिर भी मैं मेंटली और फिजिकली फिट हूँ। यस। क्यों फिट हूँ? क्योंकि मैं सोच लिया, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट आफ्टर मनी। राइट। व्हाई आई शुड फॉलो मनी, मनी शुड फॉलो मी। राइट। पैसे ने मुझे फॉलो करना तो चाहिए इतना ना। काबिल बनो कि पैसा खुद हाँ, आपको मुझे, फॉलो करे, ये प्रिंसिपल पे मैं आप क्यों चलते पैसे को फॉलो करूँ यार, एक ही तो जिंदगी मिल रही है। हैं। राइट। और आपको पता होना चाहिए कि आपको रुकना कहाँ है, आपके लिमिटेशंस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। हर आदमी टोटली 100% हर काम नहीं कर सकता है ना। बिल्कुल सही। हर आदमी का अपना एक लिमिटेशन है ना। बिल्कुल।
आपको तो लाइफ भी जीना है, काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, अच्छे से रहना भी है, तो ये सब चीज़ों को आपको मैनेज करते आना चाहिए। तो फिर यार कोई भी बिज़नेस रहो मैनेज हो जाता है। कर ही रहे ना, बड़े-बड़े ग्रुप्स, कारपोरेट ग्रुप्स कर ही रहे ना। राइट, अंबानी साहब कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, टाटा कर रहे हैं, उनको अपन फॉलो कर रहे हैं ना। बिल्कुल, अब जब हम उनको देखते हैं टीवी पे तो कितने रिलैक्स दिखते हैं। अरे यार इतना बड़ा आदमी विदाउट स्ट्रेस रहता है। राइट। पर स्ट्रेस तो होगा, बट दे मैनेज द स्ट्रेस बहुत और बड़ी करते बात हैं। कही आपने कि स्ट्रेस तो ज़रूर होगा, स्ट्रेस मैनेज कैसे मैनेज करें और कैसे वो स्ट्रेस को कितना आने देना है, उसका इम्पैक्ट वो डिसाइड करने के लिए आपको माइंड और बॉडी दोनों से फिट रहना है। दोनों से फिट रहना। जब आप दोनों में फिट होंगे तो शायद मैनेज कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ऑडियंस के लिए आपने एक जो स्पेशल, मैं कहना चाहूंगा, इतने इंटरव्यूज मैंने लिए, बट ये जो एक हिडन सीक्रेट आपने बताया कि कैसे आप स्ट्रेस की लेवल को कैसे मैनेज कर सकते हो और कब कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है। कई बिल्डर्स डेवलपर्स आज हमारे चैनल को 29 देशों से देखा जाता है। ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख लोग रेगुलर चैनल को देखते हैं। 12-15 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। और ऐसे जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे निकल कर आते हैं तो मुझे लगता है ऑडियंस को एक वैल्यू मिलती है कि क्यों रियल स्टेट गेम चेंजर पॉडकास्ट ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस रियल स्टेट का पॉडकास्ट है, क्योंकि हम बहुत गहराई में जा रहे हैं इस इंडस्ट्री के, अनफिल्टर्ड बातें कर रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट तो बहुत सारे बनते हैं, बट प्रोजेक्ट बनने के पीछे की नींव क्या है, जो व्यक्ति ये सब कर पा रहा है वो कैसे कर पा रहा है, वो एक मेरा मेन एजेंडा है लोगों के सामने लाने का। अब एक बात बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि रियल ट्रेड में कभी कभी बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट होता है। जैसे भारत में स्पेशली मैं बात करूं, कभी नोटबंदी आ गई, कभी ग्लोबल रिसेशन आ गया, कभी कोविड आ गया। तो उस समय आपने कैसे मैनेज किया अपने वर्क को? तब आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, और क्या इसका फायदा हुआ, क्या इसका नुकसान हुआ, थोड़ा वो बताइए। ग्लोबल रिसेशन का जो इम्पैक्ट है वो तो सभी पे आता है। राइट, ऐसी नहीं कि हमें नहीं आया। मैं यदि मैं बोलूंगा कि पिरामिड पे नहीं आया तो बात बोलना गलत होगी। उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया, पर हमने उसको मैनेज किया। कभी लॉस भी आया, कभी प्रॉफिट भी आया, लॉस भी आया, प्रॉफिट भी आया। पर जो भी इम्पैक्ट आया उससे हम बहुत कुछ सीखे। ओके, और वो इम्पैक्ट को हमें आने वाले इम्पैक्ट के लिए हमें किस प्रकार से तैयार रहना है, वो हमने खुद को तैयार करके रखे। इसके वजह से हमें उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, पर इम्पैक्ट आया है। पर इम्पैक्ट हाँ, आया। और और उसको मैनेज भी किया। कोविड के दौरान कैसे आपने हैंडल किया चीजों को? सर कोविड के दौरान तो हमने चीज़ें जो सबसे बड़ी बात तो क्या थी सर, कोविड तक हमारी जो कंपनी थी वो डेब्ट फ्री हो गई थी। ओके, सबसे बड़ी जो चीज़ है, यदि यदि मैं प्रोजेक्ट यदि बंद करता हूँ तो मेरा ईएमआई भरना है, या वो जो मैं प्रोजेक्ट लोन लिया है उसका पैसा भरना है, उसका सबसे बड़ा क्या बोलते हैं टेंशन होता है। राइट, तब तक हमारी कंपनी डेब्ट फ्री हो गई थी। ओके, और उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट चल रहे थे तो कस्टमर ने भी हमें बहुत कुछ हेल्प किया, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट के 80-90% इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई थी, ओके, है ना। और हमारा प्रोजेक्ट वो पीरियड में कंप्लीशन पे था, वेरी नाइस। तो उसके वजह से हमें ज्यादा इम्पैक्ट उसका आया नहीं। समझ गया। कोविड और का अभी सर रिसेंट जैसे आज अमेरिका, ईरान और हम्म, इजराइल का एक ट्राई वॉर चल रहा है। अभी भी कभी होता है अचानक से रुक जाता है, फिर अचानक से फिर से सीज फायर टूट जाता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मटेरियल पे पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट है, पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस। तो इस समय आप कैसे कोप अप करते हैं, कैसे आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जब इस प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे संभालते हैं थोड़ा सा? क्योंकि कई बार फ्रेशर बिल्डर्स भी देख रहे होते हैं जो नया नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कई बार कुछ एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं, 2-4 प्रोजेक्ट उनके हो चुके हैं, बट उन्हें आपके जैसे एक्सपीरियंस लोगों से बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे ये सब सिचुएशन से डील करते हैं? बस सिचुएशन से डील करना है नहीं तो एक्सपीरियंस की बात होगी, क्योंकि अभी हमें भी रियल एस्टेट में 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया हमारे। राइट, हमने प्रोजेक्ट किए हैं। पर ये जो कॉस्ट का जो इफेक्ट है, अब सपोज अभी वार का इफेक्ट है, ये है वो है, वो तो आता ही है। राइट, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको चीजें एक्सपोर्ट ही करना पड़ता है, जो भी रॉ मटेरियल लगता है। तो कम से कम अभी जो वार चल रहा था उसका तो 10% इफेक्ट तो आ ही गया। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आ मैंने गया, भी यही सुना है, 10 to 15% 10 टू मिनिमम फिफ्टीन इम्पैक्ट है। परसेंट तो इफेक्ट आया है। पर वो इफेक्ट हमने डायरेक्ट कस्टमर तक जाने नहीं दिया। हाँ, ये बड़ी हमने बात जाने है। नहीं दिया, उसको हमने सस्टेन कर लिया। वो आप सस्टेन कर हमने लें। उसको सस्टेन कर लिया, हमने सोच लिया अभी, क्योंकि क्या है, एक बार हमने एक आधा यूनिट यदि हमने सेल कर लिया तो उसमें तो एस्केलेशन क्लॉज रहता ही नहीं। राइट, वहां तो प्राइस फ्रीज हो जाती राइट, है ना। तो उसको हमें मैनेज करना है, हमें देखना है, ठीक है। हम क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट हम लॉन्च करते हैं वो फेज वाइज करते हैं। ओके, सपोज अभी हम पिरामिड हमारा लॉन्च किया, वो फेज वाइज कर रहे हैं। 6 एकड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है,
यानी कम से कम 10-12 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है। ओके। सेलेबल एरिया 10-12 लाख का है। तो मैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 में। सर, हर इंसान की जिंदगी में मेरा ऐसा मानना है कि कोई किताब कोई बड़ा रोल प्ले करती है। क्या लाइफ में आपने कोई ऐसी बुक पढ़ी जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो और आपको बहुत काम आई हो? तो उस बुक के बारे में जरूर हमारी ऑडियंस को बताइए। हाँ, बस मैं एक आदमी को बहुत मानता हूँ, वो है डॉक्टर बाबा साहब। ओके। पूरा वर्ल्ड ही मानता है। वो आदमी की जर्नी, वो आदमी का लाइफ, वो आदमी ने कोणते परिस्थिति में क्या अचीव किया, है ना? राइट। और आज जो वो परिस्थिति तो नहीं ना, हर चीज मिलती है। जब वो अचीव कर सकते हैं तो हम 1% भी उनका किए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। राइट। बरोबर है। वो मेरे लिए बहुत बड़े एस्पिरेशनल पॉइंट है। मैं बाबा साहब को बहुत मानता हूँ। बाबा साहब जी से आपने बहुत कुछ सीखा। हाँ, चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि जिंदगी में कभी कभी कोई टर्न अराउंड आता है, कुछ ऐसा हमारे साथ होता है, एक टर्न अराउंड स्टोरी होती है हर किसी की, कि उसके बाद जिंदगी में आप कोई अलग डिसीजन लेते हैं। तो क्या आपके लाइफ की भी ऐसी कोई टर्न अराउंड स्टोरी है जिसने आपको बहुत अंदर से मजबूर कर दिया कुछ बड़ा करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए? तो उस स्टोरी के बारे में बताइए। नहीं ना, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है ना सर। अच्छा, ऐसा नहीं, कोई ऐसी आपकी कोई लाइफ में? स्टोरी नहीं है। मेरा लाइफ बड़ा सिंपल रहा। जो चीजें मेरे लाइफ में आती गई वो चीज को मैंने लेते गया। यानी ऐसी कोई क्या टर्न ओवर वाली कोई टर्न टर्न अराउंड वाली वाली कोई स्टोरी नहीं, कोई और ये कोई सबसे स्टोरी अच्छी नहीं बात है आपकी इंटरव्यू की कि आप बड़ी ऑनेस्टी के साथ जवाब दे देते हैं कि भाई नहीं है कोई नहीं स्टोरी। है, सच में नहीं है ना। राइट। नहीं है तो सर। अब मैंने आपके बारे में सुना है, आप कहते हैं यार कभी कभी जगह जैसी है वैसी रहने दो, मत हाँ। करो कुछ यस। ज्यादा डेवलप भी मत यस करो। यस तो सर। ये ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा हाँ। क्या हुआ था आपके साथ लाइफ में? नहीं, क्या हुआ था नहीं। अभी देखिए, यानी जो हिसाब से नागपुर का रियल एस्टेट का ग्रोथ हो रहा है, राइट। और मैं देख रहा हूँ अभी आप देखिए मनीष नगर, बेसा, पिपला, ये जो जगह है ये पूरे नागपुर की सबसे हॉट जगह बिल्कुल। है ना? मनीष नगर का आजू बाजू का एरिया, बेसा का आजू बाजू का एरिया, घोगली है, शंकरपुर है, पिपला पीपला है। है। बेसा पिपला रोड तो फेमस ही राइट। है ना? ये जो एरिया है ये एरिया सबसे हॉट है। ये एरिया में जिनकी भी जगह है, जिनकी भी लैंड है, जिन्होंने भी लेके रखे, सपोज एक एग्रीकल्चरिस्ट की यदि लैंड है और उसने अभी तक वो पाल के रखा, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट ने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरी जगह की प्राइस करोड़ों में आएगी। राइट। मैं लाखों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं हजारों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जो हिसाब से नागपुर का डेवलपमेंट हो रहा, बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस आ रहे, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही, या अभी जो थर्ड फेज का हमारा रिंग रोड हो रहा, मैंने नागपुर में तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, अभी थर्ड फेज की बात चालू है। जो हिसाब से बात हो रही, और मैं जो एरिया का नाम लिया, बेसा, पिपला, बेलतोरडी, मनीष नगर, ये एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, बिल्कुल। और ये साउथ नागपुर का सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट है। और यहाँ बड़ी बड़ी लैंड है, जो कि बड़े बड़े बिल्डर्स वहाँ आए हैं। मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा। ये लोग यहाँ आए हैं, और जिन्होंने अपनी जगह अभी तक रिटेन करके रखे, उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है। राइट। अरे हमने, बिल्डर ने जगह लेके वहां हमने टाउनशिप बना के लोगों को बेच दिए हैं। बिल्कुल। उसमें वो टाइम में हमें क्या प्रॉफिट मिला हमें मालूम है। बिल्कुल। पर हम अभी सोचते हैं कि यदि आज वो जगह हम कुछ नहीं करते हो, वैसी रखती, तो उससे 3-4 गुना प्रॉफिट वैसी हो जाता बगैर कुछ किए। बहुत बड़ी बात कही मेरा आपने। बोलने का मतलब ही वो था कि बिल्कुल। एक इन्वेस्टर जो एक है कभी इन्वेस्टर कभी बिल्डर डेवलपर से भी ज्यादा ज्यादा पैसा बना पैसा लेता है, अगर बना उसकी लेता होल्डिंग कैपेसिटी सही। है। यस यस, वो हिसाब से वो मेरी लाइन थी। ओके। तो 2006 में आपने पिरामिड ग्रुप की नींव रखी, आज आप 20 साल से ये बिजनेस में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे ऐसा कोई लैंड का स्टोरी जो आपने बहुत कम कॉस्ट में बाय किया और आज उसकी वैल्यू यहाँ तक पहुंच गई और आपने उसे छोड़ दिया कि भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट तो किए पर एक लैंड छोड़ दिया, सर ऐसा कुछ? ऐसी तो है ना, यानी आया है, राइट। बरोबर है ना। ऐसी एक गोटाड़ पांजरी में जगह ले लिए थे हमने, बहुत ओके। कम कॉस्ट में लिए, ओके। है ना। अभी क्या कॉस्ट में लिए, तो उसका तो लाखों में लिए, लाखों में लिए, लाखों में चलिए लिए, लाखों में बरोबर है लिए, ना, राइट। 5 लाख के अंदर ही लिए। ओके, 5 ऐसी लाख हम बोल सकते हैं। राइट। पर आज उसका लैंड कॉस्ट यदि कोई बायर आता है, सर आपकी जगह पड़ी है हमें दे दो, तो राइट। करोड़ों की बात करता तो है। करोड़ों की है ना, बात कर। वही बात है और कुछ नहीं है। राइट। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, आपको मार्केट का नॉलेज है, तो लाख रुपए की जगह भी करोड़ों की हो सकती है हाँ। 15-20 साल में, सही जगह पे यस अगर आपने यस लैंड होल्ड किया है सर, तो। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये लैंड ही तो है। वर्ल्ड का रियल सब। एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि राइट। आपको देके ही जाता है। मेरा एक दोस्त हमेशा बोलता है, सभी को बोलता है, सच में बोलता है, यार आप जमीन खरीदो, राइट। जब आप खरीदने जाओगे तो आपको महंगी लगेंगी, राइट। पर वो कभी भी महंगी नहीं होती है।
राइट। जगह कभी भी महंगी नहीं होती है, जगह कभी भी ये महंगी महंगी नहीं नहीं होती। होती है। राइट। ये बात है। तो जिस टाइम पे आप खरीद रहे हो वही सही समय है, सही बस समय बस का बस इंतजार बस बस, मत आपके करो। पास कितना पैसा है आपके हिसाब से आप उसको करते रहो। करते हाँ। रहो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। चलिए अब बात करते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स की। आज पिरामिड ग्रुप इतना अच्छा काम कर रहा है, बड़ी टाउनशिप बना रहा है, तो क्या डिपार्टमेंट्स के रोल है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की ग्रोथ में, इसे समझते हैं। आपके हिसाब से मार्केटिंग आज कितना बड़ा रोल प्ले करता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की ग्रोथ में, और आप कैसे मार्केटिंग करते हैं? सर, मार्केटिंग इज द बैकबोन ऑफ ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। आप राइट। आप मार्केटिंग को कोई सिर्फ रियल एस्टेट से ही सीमित मत रखिए ना सर। राइट। आपको यदि कोई भी इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको विदाउट मार्केटिंग, विदाउट सेल आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, राइट। है ना? तो ये तो हमारा बैकबोन है, उस सबसे ज्यादा तो हम उसी के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। ओके, सबसे ज्यादा। मार्केटिंग करना है ना। पिरामिड जो ब्रांड बना है, राइट। वो ब्रांड बना है उसी के वजह से बना है, नॉट ओनली फॉर मार्केटिंग। राइट। यानी जो हम बोल रहे हैं, जो मार्केट को हम बता रहे हैं राइट। कि हम ये चीज देंगे, इतने दिन में देंगे, ये चीज लगा के देंगे, इसकी ये वैल्यू रहेंगी, वही हम दे रहे हैं। राइट। उसी उसी के वजह से पिरामिड इज अ ब्रांड बना है, ड्यू टू मार्केटिंग एंड सेल्स। राइट। 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 तो सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स वो कारण है जिसकी वजह से आज ये ब्रांड नेम तक आप पहुंचे। कितना जरूरी होता है रियल एस्टेट में सही जगह पे या रिसर्च करके प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना या शुरू करना, ये हमारी ऑडियंस को बताइए, क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है। प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे, जो भारत की पहली पीएचडी मैंने की है। तो मैं लोगों तक ये मैसेज तो पहुंचाता हूं, पर आपसे ये मैसेज मैं मेरी ऑडियंस तक ले जाना चाहता हूं कि सही जगह पे प्रोजेक्ट करना, सही लोकेशन को सेलेक्ट करना, या क्या ऐसे फैक्टर है जो आप देखते हैं कोई भी बड़ा लैंड फाइनल करने से पहले या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले? यहाँ दो चीजें हैं। ओके। नंबर एक, एंड यूजर, राइट। जिसको कि रहना है। राइट। नंबर दो है इन्वेस्टर। ठीक है। रियल एस्टेट में ये दोनों चीजें जरूरी है। बिल्कुल। मैं सबसे पहले आऊंगा इन्वेस्टर पे। राइट। इन्वेस्टर के पास पैसा है, तो इन्वेस्टर ने ये देखना चाहिए कि उसको उसको जो रिटर्न है, आरओआई जो उसका है, राइट। उसको कितने साल में चाहिए। कितने साल में चाहिए? या उसने एक आधा लैंड लेके रख दिया या प्लॉट लेके रख दिया, नहीं भैया ये तो मेरे बच्चे के लिए है। राइट। यानी 15 साल, 20 साल, 25 साल का इन्वेस्टर भी टाइम फ्रेम होता लेकर है। चल रहा है, बिल्कुल। इन्वेस्टर्स के भी अलग अलग या टाइम फ्रेम। डेफिनेशन है। कोई इन्वेस्टर होता है कि उसको यार इमीडिएट, चलो आज ले लिया तो 2-3 साल के बाद मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, बिल्कुल। है ना? तो ये दो टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि उन्होंने कहाँ लेना चाहिए। राइट। यानी शहर से दूर जाके यदि एक आधे को अच्छे प्राइस में यदि कोई चीज रियल एस्टेट की मिल रही, तो उन्होंने वो लेना चाहिए। ओके। जैसे मैं आज बोलूंगा, जैसे कारपोरेट हाउसेज आज नागपुर में पूरे प्लॉट गिरा के बेच रहे हैं, राइट। है ना? नया नागपुर, नया नागपुर, नया नागपुर जब बनेगा तब बनेगा। वो राइट। कब बनेगा? वो तब बनेगा जब उनका बच्चा आएगा। राइट। उन्होंने यदि वहां इन्वेस्ट करके रखे तो उनके लिए वो चीज अच्छी है। राइट। पर यदि एक आधे को लगता है कि नहीं यार, इसका तो इमीडिएट मुझे रिटर्न मिलना चाहिए 2-4-5 साल में, तो मेरी इन्वेस्टर को बस यही सलाह रहेगी कि उन्होंने वो चीज शहर के आजू बाजू में देखना चाहिए। राइट। शहर के सबसे फास्टेस्ट सबसे ग्रोइंग और फास्टेस्ट सबसे ग्रोइंग और क्लोजेस्ट, नजदीक सबसे में, क्लोजेस्ट जहाँ नजदीक। सभी चीजें अवेलेबल राइट। है ना? फिर वो नागपुर के यानी ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ कहीं पे भी ले रहे हो, पर शहर को लग के और यदि किसी आप भी ले शहर में रहे हो हो, देश के, ये किसी प्रिंसिपल भी से। देश के शहर, यानी कहीं पे भी लेना हो, Correct. देश में कहीं पे भी लेना हो, नागपुर में भी लेना हो, कहीं पे भी लेना हो, तो जो शहर को लग के जो पार्ट है, Correct. जो इमीडिएट डेवलप होने वाला है, उसी के पास उन्होंने लेना चाहिए। लेना चाहिए। राइट। नंबर एक। नंबर दो, जो एंड यूजर है, एंड यूजर ने भी ये देखना चाहिए कि उसको कहाँ लेना है। बिल्कुल। बरोबर है? गलत अफवाहों में, गलत एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने खुद ही परखना चाहिए कि उनको कहाँ लेना है। पर क्या है, कभी कभी हम गलत जगह फंस जाते हैं। राइट। वैसी चीजें नहीं होना चाहिए। तो प्लीज, यदि इन्वेस्टमेंट करना है रियल एस्टेट में, तो अच्छे से स्टडी कीजिए, ब्रांड देखिए, ब्रांड वैल्यू देखिए, बिल्डर का एक्सपीरियंस देखिए, बिल्डर का रेपुटेशन देखिए, उसके बाद ही आप परचेस कीजिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने दे दिए हमारे ऑडियंस को, और ये सुनकर अगर वो नोट्स बना लेते हैं तो जिंदगी में सही डिसीजन ले पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रिसर्च के बाद, मार्केटिंग के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है सेल, जिसके बिना पैसे तो कंपनी में आ नहीं सकते। आप सेल्स को कितना इंपॉर्टेंस देंगे, और आप कौन से मॉडल में ज्यादा काम करते हैं? क्या आप एम्प्लॉय के बेसिस पे ज्यादा सेल करते हैं, चैनल पार्टनर के बेसिस पे करते हैं, हाइब्रिड मॉडल में जाते हैं, चैनल पार्टनर एम्प्लॉय मिलकर बेचते हैं? कैसे आप नागपुर की, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग टियर 2 सिटी है नागपुर, आप एज अ बिल्डर क्या स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं? बस क्या है, दो चीजें हैं। नागपुर रियल एस्टेट मार्केट का सेल राइट।
और अदर देन जो फर्स्ट टियर सिटी है, बॉम्बे, टियर 1 पूना, सिटीज, राइट? बेंगलोर, हैदराबाद, टियर 1 सिटी, उनका रियल एस्टेट का सेल, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क ओके, है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो कंस्ट्रक्टेड इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर राइट। रहा हूँ, मैं फ्लैट्स की बात कर रहा फ्लैट्स हूँ, की बात कर रहे टाउनशिप हैं, की बात कर रहा हूँ, टाउनशिप की मैं बात, प्लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। है ना? तो पूना, बॉम्बे का जो मार्केट है, वहाँ 95% ये जो सेल होता है थ्रू चैनल पार्टनर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ मेट्रो जो सेल सिटीज़ में होता है 95% सेल जो होता है वो चैनल चैनल पार्टनर पार्टनर से पे होता होता है। वहाँ बिल्डर डेवलपर को टेंशन ही नहीं होता है कि भैया हमारा माल कौन सेल करेगा। है, राइट। बड़ी-बड़ी मार्केटिंग फर्म्स होती है, क्योंकि चैनल पार्टनर वहाँ फर्म्स सर होते टोटल प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, है। ग्रुप्स है, बिल्कुल। वहाँ प्रॉपर टोटल प्रोफेशनल ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जिनको कि रियल एस्टेट का पूरा मार्क नॉलेज है और उनका कस्टमर कस्टमर का उनके ऊपर ट्रस्ट है कि उनको राइट, मालूम है कि ये ग्रुप से मैं यदि माल लूँगा तो मुझे अच्छी चीज़ मिलेंगी। राइट, नागपुर में ये सर रियल एस्टेट सेल यानी जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात है, वह या इसका इक्वेशन थोड़ा उल्टा है, राइट। थोड़ा उल्टा है। यहाँ 90% सेल जो होता है बिल्डर बेचारा खुद ही करता है अपनी टीम बना के, ओके, क्योंकि वो मजबूरी है। राइट, राइट। यहाँ वो प्रोफेशनल ग्रुप नहीं आए हैं, अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे धीरे-धीरे धीरे आ धीरे रहे हैं, बढ़ रहे हैं, राइट, धीरे 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 बढ़ रहे हैं। अभी प्रोफेशनल ग्रुप दिख रहे हैं कि जो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, राइट। उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और उस हिसाब से कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, बिल्कुल, सही कहा आपने। तो अभी हमारा एज अ पिरामिड का यदि सेल्स पैटर्न यदि आप बात करेंगे, आपने जो बोले हैं, राइट, तो मेरा हमेशा यही मानना रहा और मैं तो यही चाहूंगा कि ये जो मॉडल है वो तो पुणे का मॉडल नागपुर में है। बिल्कुल, मैं क्यों बिल्कुल। हेडेक लूं, मेरे को तो दूसरे काम है। तो हर शहर चाहता है हाँ, कि प्रोफेशनल ट्रेन्ड अच्छे लोग अच्छा आए, आए। काम करे, हाँ, सेलिंग करे, अभी फिलहाल ना पिरामिड का जो सेल्स पैटर्न है वो हाइब्रिड पैटर्न पे हाइब्रिड काम पैटर्न करता है। पे हमारे यहाँ चैनल पार्टनर भी काम कर रहे हैं, हमारी खुद की खुद टीम भी की काम टीम भी कर काम करे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। टीम की शुरुआत होती है पार्टनर के साथ। 20 साल से एक पार्टनर दातावार जी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। कैसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी है दोनों के अंदर? आप में क्या वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बोलिए, या कभी मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन क्यों नहीं होते? होते तो आप कैसे टैकल करते हैं? थोड़ा आप दोनों की जर्नी के बारे में बताइए। नहीं सर, ये जो चीजें हैं ना, मैं तो यही बोला हूँ ना कि हमारा जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले जो मैंने बोला था कि पैसे के पीछे हम नहीं भागेंगे, पैसा हमारे पीछे भागना चाहिए। ये जो राइट, प्रिंसिपल है, ये उनका भी प्रिंसिपल है, मेरे वेरी पार्टनर का, वेरी गुड। है ना? और दूसरी बात है, हम दोनों एक में को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों के फीलिंग को रिस्पेक्ट करते हैं। बिजनेस में तो कम ज्यादा होता है, ऐसी नहीं कि नहीं होता है, बट वो चीज को हम पहले ही समझ जाते हैं। मैं यहाँ आज बैठा हूँ, पोस्टकास्ट कर रहा हूँ, उन्होंने कल ही मेरे को फीडबैक दे दिया, यार तू जा रहा है ना तो ये चीज बोलना, अच्छा, ये है ना? होता है रियल यहाँ बॉन्ड। ये बॉन्डिंग है, राइट, ये बॉन्डिंग अंदर से आता है। राइट, और अभी सर इतने साल हो गए ना, अभी तो वो चीज ही नहीं रहे ना, बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल, इतने साल हो गए, है ना? तो बिल्कुल। वो कोई चीज मायना नहीं रखती है। थैंक यू सो मैं मच क्या आपने सोचता हूँ, वो सेम चीज वो वो सोचते हैं, सोचते हैं। तो बहुत बड़ी खत्म, बात बात आपने खत्म। कही कि आपके पार्टनर और आपके बीच ऐसी बॉन्डिंग, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चीजें तो ऊपर नीचे होती होती रहेगी, है। लेकिन एक स्ट्रांग टीम बिल्ड करने के लिए पहले अच्छे पार्टनर्स का होना, अच्छे लीडर्स का होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सर, ऑपरेशन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जितने ज्यादा प्रोजेक्ट चलते हैं उतने ज्यादा लेबर, वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, एज स्पेशली बिल्डर। तो कैसे आप ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करते हो? मैनुअल करते हो, टेक्नोलॉजी का यूज करते हो? हर प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट इंजीनियर, सुपरवाइजर अलग होते हैं। क्या सिस्टम है आपका इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन वो तो करने का? सर सभी चीजें है ना, वो तो पूरा मैनेज करते हैं, यानी जो भी यानी इतना कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, 3-3 प्रोजेक्ट अभी ऑन गोइंग है राइट, ना? तो यहाँ तो हर प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट इंजीनियर इंचार्ज होता है, फिर उसके अंदर में इंजीनियर्स होते हैं, उसके अंडर में सुपरवाइजर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, ये सभी लोग काम करते हैं राइट। और सभी का अपना अपना रोल है। और उसके ऊपर फिर हमारा एक कोर कारपोरेट जो इंचार्ज है वो काम करता है, वेरी नाइस। वो तो एक हिसाब से प्रॉपर स्ट्रक्चर हायरार्की प्रॉपर से आप लोग काम यस कर यस रहे यस हो। सर, बिल्कुल। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे आता हूँ। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं देश में कम से कम 100 बिल्डर्स का 100 से ज्यादा सिटीज में इंटरव्यू ले चुका हूँ। ट्रेनिंग कोचिंग हम लोग करते हैं, एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग कंपनी चलाते हैं, बिल्डर डेवलपर्स को कोचिंग करते हैं। आज एक सबसे बड़ा इशू है टीम को लेकर रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर। आप जब भी इंटरव्यूज लेते हैं, आपने कितने लोगों को सेलेक्ट किया होगा? क्या ऐसा क्राइटेरिया आप रखते हैं? क्या ऐसे 2-3 सवाल आप करते हैं, या क्या देखते हैं आप सामने वाले में उसे अपनी टीम में लेने से पहले? ये सीक्रेट मुझे बताइए। यस, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। क्या है, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मुझे अच्छा राइट, लगता है ना? मैं उसको इमीडिएट फट एक सवाल यानी 2-3 क्वेश्चन करने के बाद मैं उसको सवाल करता हूँ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? राइट,
तो ये एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो मैं सवाल है करता आपका हूँ, स्ट्रेंथ से व्हाट इज रिलेटेड। योर स्ट्रेंथ? ओके, फिर वो जो जवाब देता है तो मुझे पता चल जाता है। फिर ओके, मैं उसको पूछता हूँ व्हाट इज योर वीकनेसेस? ओके, ये 2 सवाल तो मैं ज़रूर करता हूँ। मैं उसको ये नहीं बोलता हूँ कि तेरे को एक्सपीरियंस क्या है, तू क्या कर सकता है? ये तो सभी पूछते हैं। राइट, ये 2 क्वेश्चन में मुझे पता चल जाता है कि ये आदमी का पर्सनैलिटी क्या है और ये क्या कर सकता है। ओके, 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 तो ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होना चाहिए। यदि वो आदमी को यदि मालूम है, वो पर्सन को मालूम है कि उसमें वीकनेसेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो डेफिनिटली यार वो तो काम तो मैनेज कर ही लेगा। राइट, राइट। और कितना इम्पोर्टेंस देते हैं आप लोगों की ट्रेनिंग पे? मतलब अगर किसी को आपने रख भी लिया, तो क्या उसका ट्रेन होना जरूरी है? क्या रियल एस्टेट, क्योंकि हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा तो कोई कोर्स बना नहीं है कि एमबीए इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमकॉम इन रियल एस्टेट फाइनेंस मैनेजमेंट, या ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ रियल एस्टेट पे कोई डिग्री है भी तो कभी ऐसे लोग पढ़ा रहे शायद जिन्होंने खुद बिजनेस कभी किया नहीं है। तो आप उस समय स्किलिंग पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे कितना जोर देते हैं या कितना जरूरी है इस इंडस्ट्री के लिए? बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पिरामिड में तो यानी आप समझेंगे तो डेली ट्रेनिंग होता है। ओके, मैं खुद यानी हफ्ते में 1 दिन तो मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। मैं सेल्स की ट्रेनिंग लेता हूँ। सेल्स का तो मेरा कंटिन्यू ट्रेनिंग चलता है। ठीक है। फिर बाकी डिपार्टमेंट्स का भी ट्रेनिंग लेता हूँ। हर उनको समझाता हूँ। इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी होता है। ट्रेनिंग तो बहुत मस्ट है, ट्रेनिंग बहुत मस्ट है बहुत ही आपके मस्ट हिसाब है। से। उसके सिवा होता ही नहीं। यदि आप यानी क्योंकि जो भी बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ रियल एस्टेट में, सपोज मैं हायर कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है मेरे पास तो कोई आईआईटी और आईएम वाला बंदा तो आएगा नहीं, राइट, है कि नहीं? राइट। मुझे तो उसको यदि मेरे हिसाब से यदि काम निकालना है तो मुझे तो वो लेवल का ट्रेनिंग देना ट्रेनिंग है, देना पड़ेगा। जो कि ट्रेनिंग मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस से आया है। राइट। तो मैं उसके साथ मेरे एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ, उसको मोटिवेट करता हूँ, उसको बताता हूँ और उसको आगे बढ़ाता हूँ। सुपर, सुपर, यस। सुपर। दोस्तों आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा आज क्यों भारत का नहीं, एशिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे एडवांस पॉडकास्ट है रियल एस्टेट गेम चेंजर्स, क्योंकि जितनी गहराई पे हम ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर मैं खुद एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो शायद ये सवाल ही नहीं पूछ पाता। और अगर इतने सारे हज़ारों, लाखों रियल एस्टेट के एंटरप्रेन्योर के प्रॉब्लम्स को मैं समझ चुका हूँ, ऑन ग्राउंड उनके साथ काम कर चुका हूँ, तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम्स कंपनियाँ फेस करती हैं। अब इसके सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल लोगों से ही निकल के आते हैं, वो लोग जिन्होंने खून पसीना बहाया है फील्ड पे। जैसे आज हमारे साथ संजय गोसावी जी अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। अब मैं आखिरी कुछ 4-5 सवाल करना चाहता हूँ। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट का भविष्य भारत में क्या होने वाला है? और नागपुर जैसे टियर 2 सिटीज़ में क्या ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बस हम इंडियन प्रोस्पेक्ट से यदि हम देखें, देश के हिसाब से देखें, तो हमारा पॉपुलेशन ही हमारी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी पॉइंट कही आपने। जिसको हमने पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, जो कि चाइना ने लिया है, राइट, नंबर 1। और हर यदि हम रियल एस्टेट की बात करें, तो हर आदमी को एक मकान लगता है। अभी बिल्कुल। एक फैमिली हो गई, फैमिली में 2 बच्चे आ गए, उनकी अलग फैमिली हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी अलग फैमिली हो गई। यानी हर किसी को तो अपना एक इंडिविजुअल घर है ना, अभी आजकल तो पूरा जॉइंट फैमिली वाला कंसेप्ट नहीं बिल्कुल, रहा। हर किसी को अपना एक इंडिविजुअल घर चाहिए। तो रियल एस्टेट का तो यहाँ तो बहुत ही फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है बिल्कुल। और हमेशा ही रहा है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा ही रहा है। नागपुर की यदि मैं बात करूँगा तो नागपुर का जो फ्यूचर है रियल एस्टेट का, जो हिसाब से नागपुर का ग्रोथ हो रहा है, जो हिसाब से नागपुर का नाम पूरे इंडिया में लिया जा रहा है कि नागपुर इज द बेस्ट सिटी राइट, करके, लिवेबल सिटी। यानी आज यदि हम बॉम्बे में रहते हैं और नागपुर में रहते हैं, तो नागपुर में सेम फैसिलिटी में हम नागपुर में रहते हैं 30 to 40% डाउन में, यानी कम खर्चे कम में हम खर्चे में नागपुर आप में उतनी अच्छी रह ज़िंदगी सकते जी हैं। सकते हैं। पूना में रहते हैं तो 25% कम में हम कम में नागपुर आप में रह नागपुर में। सकते हैं। ग्रीनरी है, बड़े बड़े क्या बोलते रोड्स है, हैं, ब्रिजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रा है। ब्रिजेस है, मेट्रो है, हर चीज अवेलेबल है, बड़े बड़े ब्रांड्स है, अच्छे अच्छे होटल्स राइट, है ना? तो नागपुर का रियल एस्टेट मार्केट तो बहुत अच्छा है, राइट। बहुत ही अच्छा है, ब्राइट है। सर अगर कोई एस्पायरिंग बिल्डर अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहा हो जिसके पास लैंड है, पर टेक्निक नहीं पता, स्ट्रैटेजीज नहीं पता, या किसके पास पैसे है लैंड खरीदना चाहता है, या एक प्रोजेक्ट हुआ है दूसरा प्रोजेक्ट डालू या नहीं डालू, थोड़ा डर रहा है, उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे या 2-3 इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स कहना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूंगा सर कि यू डोंट कॉपी एंड पेस्ट। वेरी गुड। कॉपी पेस्ट मत कीजिए, कॉपी पेस्ट। किसी को आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। वो यदि बना है तो उसने कितने क्या बोलते हैं तकलीफें झेला है, ये उसका उसी को मालूम है। वो कभी आपको बताएगा नहीं। राइट, वो तो आपको यही बताएगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है।
तो जो भी नया बिल्डर या एंटरप्रेन्योर आ रहा है या जो भी रियल एस्टेट में काम करना चाह रहा है, तो उसने तो सबसे पहले डीप नॉलेज लेना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि उसको क्या करना है वेरी गुड। और कैसी करना है। क्योंकि ये इंडस्ट्री जितनी दिखती अच्छी है उतनी अच्छी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ यानी फाइनेंशियली, राइट। क्योंकि यहाँ जो पैसा लगता है ये बहुत लगता है। हम्म। ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं कैपिटल है। इंटेंसिव यानी इंडस्ट्री। एक बार यदि आपने एक आधा माला बांध लिया तब तक तो आपके करोड़ों चले जाते हैं। राइट। उसके बाद यदि आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया तो आपके करोड़ों गए। गए। आप सर्वाइव नहीं कर पाते, राइट, राइट, राइट। नहीं कर पाते सर। ऐसा कहा जाता है या कि सर्वाइवल रियल नहीं एस्टेट है। में जमीन के अंदर इतना पैसा लग जाता है, हाँ, ऊपर लाते ऊपर लाते। लाते सर्वाइव। तो उसके वजह से जब भी आप यदि नए हो, क्योंकि हमने जो काम किए हम वही यानी जो भी अच्छे एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस, सभी चीजें, सभी एक्सपीरियंसेस हमें आए हैं। राइट। इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ, यदि आप नए एंटरप्रेन्योर हो तो बहुत डीप में स्टडी कीजिए। एक आधे को ब्लाइंड फॉलो मत कीजिए, वेरी वो नाइस। आपको सही चीजें नहीं बताएगा। बिल्कुल। खुद एक्सपीरियंस लीजिए और उसके बाद ही कीजिए। एक्सपीरियंस लोगों से सीखिए, सीखिए, एक्सपीरियंस लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस लोगों से एक्सपीरियंस लेके, समझिए। हाँ उसके और यही दोस्तों देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आज इतनी सारी स्टोरीज पूरे देश में, एशिया में हमने जो क्रिएट की है, आज 100 से ज्यादा बिल्डर डेवलपर्स के इंटरव्यू लेने के बाद 2500 साल का एक्सपीरियंस अब तक हमसे शेयर किया बिल्डर डेवलपमेंट। और जब भी हम कोचिंग कर रहे होते हैं तो ऑन ग्राउंड लेवल पे वो चीजें लोगों तक लेकर आते हैं जो उन्हें मदद करे ऑन ग्राउंड उनके शहर में सही स्ट्रैटेजी बनाने में। अब मैं एक बात करूंगा सर, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और ऐसा माना जाता है इसी डिपार्टमेंट से हर कंपनी शुरू होती है, मैनेजमेंट और लीडरशिप। क्या रोल प्ले करता है मैनेजमेंट का किसी कंपनी की ग्रोथ में, या लीडरशिप कितनी जरूरी है अगर रियल एस्टेट में आपको ग्रो करना हो या आगे बढ़ना हो? बस आप तो पिरामिड को देख ही रहे हो। राइट। विदाउट लीडरशिप और विदाउट मैनेजमेंट इतने कम समय में आप देखिए ना, यानी आप समझिए कि ये सपोज यदि मेरा ये कंस्ट्रक्शन का, ग्रुप हाउसिंग का, यदि ये मेरा 11वां प्रोजेक्ट चालू है तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए 2011 से तो अभी 2026 तक, राइट। यानी 15 साल में गया, हर हर साल दो आपने प्रोजेक्ट, एक यानी डेढ़ हर साल में डेढ़ प्रोजेक्ट 2 डिलीवर। साल में हमने एक प्रोजेक्ट किए हैं। राइट। यानी ये तभी पॉसिबल और वो है भी जब बड़े टाउनशिप वाले बड़े प्रोजेक्ट। टाउनशिप है ग्रुप हाउसिंग की स्कीम से। राइट। ये तभी पॉसिबल है जब आपके क्या बोलते हैं, ग्रुप में एक डिसिप्लिन है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, एक प्रॉपर लीडरशिप है, हर किसी की बात सुनने की वहाँ एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल बिल्कुल हर किसी को इम्पोर्टेंस देने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल। यदि मैं बोलूंगा कि मैं एक अकेला ही हूँ, मैं ही करता हूँ, तो वैसे नहीं है। वैसा possible। सभी की सुनी जाती है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसी की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इतने प्रोजेक्ट जब आप करते हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर पाते हो? दो डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस और एक लीगल, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। कभी कभी बिल्डर पैसा एक प्रोजेक्ट से कमाते हैं, 4 प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, एक भी कंप्लीट नहीं कर पाते। आपने हाँ। ये ये कैसे किया बहुत लास्ट 20 साल बहुत में? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो गलती हमने भी की है और ओके। इसके बाद उससे हम बहुत ज्यादा सीखे। मैं सच में शेयर करना चाहूंगा। इसके बाद हमने भी प्रोजेक्ट फाइनेंस उठाए। अभी ओके। इसके बाद हमने प्रोजेक्ट फाइनेंस लेना बंद कर दिया। लेकिन एक समय आपने भी प्रोजेक्ट हमने फाइनेंस लिए लिए, हैं, बैंकों लिए से यस, प्रोजेक्ट लोन जरूरी है, लिया, जरूरी जरूरी लेना है। ही पड़ता है, हर किसी को लेना मेरा पड़ता है। क्योंकि नेक्स्ट सवाल यही था कि हाँ, प्रोजेक्ट लोन कितना इंपॉर्टेंट नहीं, है? बहुत बहुत जरूरी है। बट उसके बाद एक्सपीरियंस से हमने सीखे, यदि आपका एक अच्छा गुडविल है, राइट। अच्छा गुडविल है, गुडविल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बरोबर है, जिसको हम ब्रांड बोलते हैं। ब्रांड गुडविल। आपका ब्रांड है, ब्रांड तभी बनता है कि जो चीज आप बोल रहे हो, वो चीज आप दे रहे हो, वो चीज आप सर्व कर रहे हो, तभी बिल्कुल। आपका ब्रांड बनता है। यदि आपका ब्रांड बनता है तो आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। क्या बात। आपका ब्रांड मतलब आपका कस्टमर। यदि आपके पास कस्टमर है और आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, तो आप आपके पास यदि हर चीज डिसिप्लिन में चल रही है, तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता नहीं। पिरामिड की यदि मैं बात करूं तो अभी हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे जॉइंट वेंचर के प्रोजेक्ट है। ओके ओके। हम हमारे नागपुर में भी जो प्रोजेक्ट चालू है जॉइंट वेंचर के प्रोजेक्ट है। हमें इनिशियल स्टेज पे बहुत कम पैसा लगाना पड़ता है, जिसके लिए फाइनेंस की आवश्यकता नहीं और होती। आपका मानना है कि ब्रांड नेम और गुडविल है, इसलिए लोग जगह लेकर लोग आपके पास आ, आते हैं? आ रहे हैं, जगह लेके हमारे पास आ रहे हैं। जॉइंट वेंचर में क्यों मिल रहा है? बिल्कुल जॉइंट वेंचर में एक आधी जगह हमारे साथ जॉइंट वेंचर क्यों कर रहा है? करोड़ों की जगह है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। पिरामिड को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका उन्होंने देखे कि यार ये लोग अच्छे हैं, इनका एक गुडविल है, इनका एक ब्रांड है ना, उसके साथ वो आता है। उसके बाद जो कस्टमर है, कस्टमर हमारे पास आ रहा है, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले हमारा 20-25% इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाता है, वो हमें पैसे दे रहे हैं, है ना, तो वही पैसे से हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हमें फाइनेंस की क्या आवश्यकता क्या है? आवश्यक। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ,
जो भी पैसा, जो प्रोजेक्ट का पैसा हमारे पास आ रहा है, हम वो प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट नहीं करते। वेरी गुड, बहुत बड़ा डाइवर्शन पॉइंट ऑफ आपने, मनी, ये डाइवर्शन ऑफ बहुत मनी। इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी नए लोग सुन रहे होंगे। राइट, हम अभी हमने की है, पहले हमने गलतियां की है, राइट। पर अभी नहीं करते। और यही आपको सीखने मिलता है रियल हाँ, एस्टेट गेम चेंजर पॉडकास्ट में, क्योंकि वर्ल्ड में कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं है जो आपको ये बता दे कि भाई कौन सी गलती मैंने की थी हाँ। और अब कौन सी गलती हम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्रुप ग्रो कर रहा है। तो थैंक यू सो मच सर। आखिरी 2-3 सवाल मैं लेना चाहूंगा सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस इंडस्ट्री का सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर्स। क्या आप सजेशन देना चाहेंगे, अगर कोई एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर पूरे देश से देख रहा है, वर्ल्ड में किसी और शहर से देख रहा है, कभी भी किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले या किसी भी बिल्डर डेवलपर के साथ काम करने से पहले वो क्या देखे बिल्डर के अंदर, ताकि उनके साथ वो लॉन्ग टर्म काम भी कर पाए, उनका कमीशन भी सेफ रहे और उनको उनसे मदद भी मिले? तो ऐसा क्या देखना चाहिए उन्होंने और क्या गलतियों से बचना चाहिए? यस, सबसे बहुत अच्छा है। यानी ये क्वेश्चन के दो चीजें हैं, राइट, यानी मैं इसको दो पार्ट में लूंगा बिल्कुल। कि जो रियल एस्टेट, जो चैनल पार्टनर बोलो या ब्रोकर बोलो या जो भी है ना, जो भी यानी मीडिएटर है ना, जो कि कस्टमर को बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ मिलाता है। यदि वो चैनल पार्टनर को आगे बढ़ना है, उसको अपना कैरियर बनाना है, तो सबसे पहले उसको अपना जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट उसने प्रोटेक्ट कैसी करना चाहिए वो देखना चाहिए। वेरी नाइस। सबसे पहले उसने अपने कस्टमर का इंटरेस्ट कहाँ प्रोटेक्ट होगा वो देखना चाहिए, ना कि वहां कहाँ ज्यादा मुझे पैसा मिल रहा है। वो कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उसको यदि बिल्डर के साथ झगड़ा भी करना पड़ा तो भी उसने करना चाहिए क्या बात। कि यार तुमने मेरे ये कस्टमर को बोले थे कि ये चीज देंगे, ये चीज नहीं दिए, राइट, ये चीज क्यों नहीं दिए, ये आपका फर्ज है, देना चाहिए। जो चैनल पार्टनर आके बिल्डर के साथ ये चीज बोलेगा, समझ जाना कि वो सबसे बड़ा चैनल पार्टनर हो गया, वेरी नाइस। क्योंकि वो कस्टमर उसको देखेगा कि ये चैनल पार्टनर ने मेरे लिए मेरे कितना लिए, झगड़ा किया, राइट, और वो फिर 10 लोगों को बताएगा, फिर वो 10 लोग 10 को बताएंगे, फिर बताएंगे, और वो आदमी सबसे बड़ा यहाँ चैनल पार्टनर बनेगा। वेरी नाइस। एक ये हो गया उसकी ये ग्रोथ के उसके। साथ। हाँ, दूसरी बात, उसने तो ये चीज करने के लिए उसने सबसे पहले स्टडी करना चाहिए कि मेरे कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट कौन सा बिल्डर फुलफिल कर सकता है। ठीक है। और अगर वो बिल्डर कभी गलत निकल जाते हैं बहुत बार, तो बिल्डर को सही कैसे देखे कि भाई ये बिल्डर अच्छा है कि नहीं, इसका प्रोडक्ट देना चाहिए या नहीं? या बिल्डर सही है या गलत है, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि सभी को मेरी ये क्या बोलते हैं, दिल से रिक्वेस्ट है, चैनल पार्टनर्स की दिल से रिक्वेस्ट है कि आप वो यार बिल्डर का पास्ट एक्सपीरियंस तो देखिए ना। वेरी क्या आप वो नहीं देख सकते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस उसका देखना बहुत देखिए तो मतलब past कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए उसने, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए वहां जो कस्टमर रह रहे वहां जाके उनका रिव्यू तो लीजिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो देखिए। वेरी वो गुड, देखिए, बिल्कुल। वो तो देख सकते हैं ना। आप सिर्फ इतना मत देखिए ना कि यार क्या मिल रहा है मुझे। यस, सिर्फ कमीशन मत देखिए, सर बिल्डर आप, का ट्रैक हाँ रिकॉर्ड आपके देखिए। वो तो यार बिल्डर अपने जेब से नहीं दे रहा है, ये आप बिल्कुल। भूल जाइए, वो कस्टमर के जेब से निकाल के आपको दे रहा है ना। बिल्कुल, बरोबर है ना, वो तो एक्सपेंसेस में आ रहा है ना उसके, राइट, राइट, है ना, वो तो कॉस्ट में जोड़ रहा है ना अपने। बिल्कुल। तो उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो गई, आपने उसके लिए मार्केटिंग कर दी, हाँ, इसलिए उसने आपको कुछ बरोबर पैसे है, दे दिए। यानी ऐसी नहीं कि एक आदम नया बिल्डर डेवलपर आ गया, उसने आपको सर्टेन अमाउंट बता दिए राइट, और अरे नहीं यार वो तो ज्यादा मिल रहा है चलो, और साल में एक ही डील कर रहे हो, राइट। है उससे ना। अच्छा है कि और अच्छे बिल्डर डेवलपर अच्छे के साथ। बिल्डर के यदि आपको इसी में कैरियर बनाना है, व्हाट आई मीन टू से, मुझे यही बोलना है कि यदि आपको कैरियर बनाना है, और ये जो है ना बहुत, जिसको हम चैनल पार्टनर बोलते हैं, जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है, वेरी नाइस। सबसे बेस्ट बिजनेस है, जिसमें आपको इनिशियल स्टेज पे बहुत कम लागत पे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। वेरी नाइस। ये ख्याल में रखिए। अब देखिए ना, वर्ल्ड का देखिए ना यार, कोई भी उठा के देखिए मीडिएटर को, बिल्कुल, है ना, उसको क्या करना है, सिर्फ रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन कैसी बिल्ड करना है, अच्छे कस्टमर को, कस्टमर का नीड, भैया डेवलपर का नीड या जो भी एंड राइट। इसका एक सही need, कस्टमर को एक सही प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करो। बस, सही कस्टमर को गलत प्रोडक्ट से कनेक्ट मत करो, बिल्कुल। बरोबर है, या अच्छे प्रोडक्ट को गलत कस्टमर customer से से कनेक्ट मत करो ना। तो Very- ये सर बहुत बेसिक है, इसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, पर आज देश के छोटे छोटे शहरों में टियर 3 टियर 4 सिटी
या छोटे टाउन्स में लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपने जो बात कही, अगर वो चीजों को वो नोट डाउन कर ले, नोट्स बना ले और इस पे काम करे तो बड़ा इजी हो जाएगा हाँ, कि वो कैसे सही बिल्डर्स तक पहुंच सकता है, कैसे सही क्लाइंट तक पहुंच सकता है, कैसे क्लाइंट की नीड और बिल्डर की नीड दोनों को समझना हाँ, जरूरी है, कैसे बिल्डर के लिए आइडियल क्लाइंट कौन है और क्लाइंट के लिए सही प्रोजेक्ट कौन सा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और यही बहुत सब हम ज़रूरी लोग रियल एस्टेट गेम्स जो लॉन्च पार्ट में सिखाते हैं। आज एशिया का सबसे एडवांस कोर्स फॉर चैनल पार्टनर एजेंट ब्रोकर्स हम करवाते हैं। अगर किसी को उसके बारे में जानना है तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नागपुर से हैं, आपको लगता है पिरामिड ग्रुप में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब एंड में मैं सबसे बड़ी चीज जो सर से कहना चाहूंगा, सर दिल से मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच, क्योंकि आज आपके शब्दों से, आज आपके ओपिनियन से, आज आपके दिए हुए आंसर से आज एक वर्ल्ड को वो वैल्यू मिलने वाली है जो कई सालों से छुपी हुई। जब पहली बार हमने रियल एस्टेट गेम चेंजर पॉडकास्ट 1 का जो सीरीज 1 लिया था, उसमें कई ऐसे बिल्डर थे जिन्होंने कभी जिंदगी में कैमरे को फेस नहीं किया था, खून पसीना बहाते थे 30-30 साल। कुछ तो ऐसे भी बिल्डर है जिन्होंने 2200 बंगले छोटे से शहरों में बनाए, गांव में बनाए। आज उनकी डेथ हो गई पर उनका पॉडकास्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जो ये सच्चाई मार्केट के सामने लाते हैं, जो बहुत सिंपल शब्दों में आपने जिस तरह से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी बताया, वो बहुत मदद करेगा पूरे देश में, एशिया में, वर्ल्ड में लोगों को रियल एस्टेट को जानने और समझने में। तो उसके लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आखिरी लाइन जो आप कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, आप बिल्कुल कह सकते नहीं, आखिरी लाइन मैं ये बोलना चाहूँगा हैं। इस कि पॉडकास्ट की हाँ, आखिरी लाइन। नहीं, मैं यही बोलना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव। वेरी। आप पॉजिटिव रहिए। हाँ, या 2-3 ऐसे सूत्र हाँ, दे दीजिए, हाँ। सीक्रेट दे दीजिए इस इंडस्ट्री में नहीं, ग्रो करने। पॉजिटिव रहिए, डिसिप्लिन रहिए। यानी चैनल पार्टनर्स को तो मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे इसमें काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया राइट। है ना? तो ये चीज़ को आप सीरियसली लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे को ये बोलना है कि यदि हम आईआईटी में जाना चाहते हैं तो बच्चा 12वीं के लिए कितनी मेहनत करता बिल्कुल। है ना? 17-17, 18-18 घंटे पढ़ाई करता है। तो यदि आपको करियर बनाना है और एक आईएएस, आईएफएस ऑफिसर से ज़्यादा पैसा कमाना है, ये बिज़नेस में आना है, तो कम से कम आप यार इसमें मेहनत तो कीजिए, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा तो मेहनत कीजिए। बिल्कुल, स्टडी में, चीज़ों को समझने में। बिल्कुल। चीज़ों करना तो बाद में है, पर समझने के लिए तो आप समझना उतनी पहले, स्टडी कीजिए, स्टडी है करें। ना? और ये जो चीज़ है, जो मौर्य सर ने लाया है, मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि सर ये मैं पहली बार सुना हूँ राइट, कि यहाँ रियल एस्टेट का प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। राइट, इसका तो सबने बेनिफिट लेना चाहिए। आप तो सर पीएचडी होल्डर हो, डॉक्टरेट है आपके पास, यू राइट, आर अ क्वालिफाइड पर्सन, राइट, है राइट। ना? तो ये आप जो बोल रहे हो, बता रहे हो, जो समझा रहे हो, इसका सच में जो भी यहाँ काम कर रहा है, उसने ये चीज़ों को समझना चाहिए। गलत चीज़ों को समझना चाहिए, अच्छी चीज़ों को समझना चाहिए। जो गलत चीज़ें हैं, उसको छोड़ देना चाहिए, अच्छी चीज़ों को पकड़ना चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए। और करियर भी सीरियसली बनाना चाहिए। सीरियसली बनाना चाहिए। उसको सीरियसली बनाओ। कोई भी चीज़ को सीरियसली लो तो आप आगे बढ़ोगे। राइट, बढ़ोगे। अरे जब संजय गोसावी कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, और कुछ नहीं सर। थैंक यू सो मच सर। एक आखिरी आपने एक वो दुखती रथ को छेड़ दिया। सर ने कहा एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मौका है इंडस्ट्री में। हमारा एक ही मिशन है दोस्तों, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को 2047 तक एम्पावर कर सके। 1 करोड़ जॉब क्रिएट हो सकते हैं अगर एक बंदा सिर्फ 50 से 100 जॉब भी क्रिएट कर पाए इस इंडस्ट्री में, और 25 लाख लेबर्स की जान बच सकती है 2047 तक। यही है मिशन रियल एस्टेट गेम चेंजर कम्युनिटी का, हमारे इस क्लब का। और इसलिए रियल एस्टेट गेम चेंजर पॉडकास्ट हम आप तक लेकर आ रहे हैं कि भारत में रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है जो लोगों को नहीं पता है। जब वो उसे सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो वो बहुत बड़े गेम चेंजर भविष्य में बन सकते हैं। और संजय गोसावी सर जैसे लोग इस मिशन को और पावरफुल बनाने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि जो फाइंडिंग्स आप जो सुन रहे हैं, मैं जो सुन रहा हूं, हर व्यक्ति की एक अलग लर्निंग होती है, अलग आउटपुट निकलता है। मेरी कुछ लर्निंग्स होती है जिसे मैं नोट डाउन करता हूं, और ये पॉडकास्ट, मैं पॉडकास्ट लेता नहीं हूं, मैं पॉडकास्ट को जीता हूं। जिंदगी भर के लिए मेरी ब्रेन में फिट हो जाता है। मुझे हमेशा याद रहता है कि किस बिल्डर ने कौन सी बात किस पॉडकास्ट में कही थी। आप भी इस पॉडकास्ट को उसी तरीके से देखिए। आप भी इस पॉडकास्ट को ऐसे देखिए कि आप जिंदगी में एक ही पॉडकास्ट देखकर बहुत सफल बनना चाहते हो, तो आप बहुत ग्रो कर सकते हो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। ये मेरा आपसे दावा है, चैलेंज है, इतने सारे बिल्डर डेवलपर्स के इंटरव्यू लेने के बाद। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।